हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा या उत्प्रेरणा भी कहा जाता है और आज के वीडियो में हम इसके अर्थ के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और अधिगम में ये किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामान्य अर्थों में मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है। जब हम सामान्य अर्थ में मोटिवेशन देखते हैं तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को किसी कार्य के करने के लिए तत्पर करना या उसको तैयार करना। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में या तो झिझक महसूस कर रहा है या वह सक्षम नहीं है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं तो वह वो कार्य कर सकता है और ऐसा करने पर वो कार्य संपूर्ण हो जाता है, तो यह प्रक्रिया मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहलाएगी। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए यदि कोई प्रोत्साहन किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहलाती है। परंतु ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें भी कुछ स्टेप होते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वास्तव में मोटिवेशन किसे कहते हैं। तो मोटिवेशन जो शब्द है ये लैटिन वर्ड मोटम से बना है या इस मोवेर से बना है, जिसका मतलब होता है टू मूव या मोशन, गति करना। तो मोटिवेशन शब्द का जो मूल भाव है वो वास्तव में गति करना है या किसी भी क्रिया को या किसी भी घटना को एक गतिक रूप प्रदान करना है। इट मीन्स द फैक्टर गिव मोशन टू एनी टास्क इज कॉल्ड मोटिवेशन। वो सभी कारक जो किसी भी कार्य को गति प्रदान करते हैं वे सभी उत्प्रेरणा कहलाते हैं। यहाँ एक बात ये जानने की जरूरी है कि हर एक प्रकार की उत्प्रेरणा के लिए कोई ना कोई स्टिमुलस या अभिप्रेरणा उद्दीपन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उद्दीपन होगा तभी उसके लिए अनुक्रिया होगी और जब उद्दीपन होगा तभी किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाएगा ताकि वो कोई कार्य कर सके। तो अभिप्रेरणा की भूमिका में जो स्टिमुलस होता है, उद्दीपन होता है, इसका एक मेन रोल होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि वास्तव में क्या काम करता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज रिलेटेड विद द स्टार्ट एंड मेंटेन द बिहेवियर। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार अनुरूप करने, उसके अनुरूप ढालने के लिए या उसके व्यवहार को बनाए रखने में मोटिवेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोटिवेशन डील्स विद दोज फैक्टर विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एनी एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि किसी भी कार्य में केवल वृद्धि ही वृद्धि होती है, मोटिवेशन के बाद कुछ काम में कमी भी आती है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई बुरी आदत है और हम उसकी उस बुरी आदत को छुटाना चाहते हैं, इसके लिए हम उसको कुछ उदाहरण देते हैं या कुछ व्यक्तियों का एक जीवंत उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि वो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दे। तो यहाँ पे मोटिवेशन जो है उसकी उस आदत को डिक्रीज करने में अपना रोल प्ले करेगा। When a person get stimulus, the response may be increase or decrease by motivation. जब व्यक्ति, हमने ऊपर बात की थी कि उद्दीपन मिलता है तो अनुक्रिया होती है, स्टिमुलस होगा तो रिस्पांस आएगा। तो जब स्टिमुलस मिलता है और रिस्पांस आता है तो ये रिस्पांस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये मोटिवेशन पर बहुत डिपेंड करता है। या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। रिस्पांस जो आ सकता है बहुत अच्छा भी आ सकता है और हो सकता है उतना सेटिस्फैक्ट्री ना भी हो। तो ये दोनों फैक्टर जो है वो निर्भर करते हैं मोटिवेशन के ऊपर कि स्टिमुलस आप किस प्रकार का किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की, तो इसकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कीवर्ड्स के फॉर्म में ली जाती हैं और एग्जाम में भी पूछी जाती हैं इन्हीं से। जैसे स्किनर की डेफिनेशन है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है और एक लैंडमार्क है अपनी मोटिवेशन की डेफिनेशन में। स्किनर ने अपनी डेफिनेशन को बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया कि मोटिवेशन इज सुपर हाईवे टू लर्निंग, यानी अधिगम को सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है वो अभिप्रेरणा है। अगर कोई व्यक्ति अधिगम करना चाहता है तो वो अभिप्रेरणा के माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से सीख सकता है, ऐसा स्किनर का मानना था। दूसरा जॉनसन का कहना था कि मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस ऑफ अ जनरल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज इंडिकेटिंग एंड डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी प्राणी के व्यवहार को इंगित करने के लिए या निर्देशित करने के लिए जो भी एक्टिविटीज फॉलो की जाती हैं, इन्फ्लुएंस की जाती हैं एक्टिविटीज करवाने के लिए, वो सभी एक्टिविटीज या वो सभी बिहेवियर मोटिवेशन के अंदर आता है, ये जॉनसन ने कहा। इसके बाद गिलफर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। तो गिलफर्ड ने बोला
कि मोटिवेशन इज एनी पर्टिकुलर इंटरनल फैक्टर। इन्होंने बात इंटरनल फैक्टर की इन्होंने कहा मोटिवेशन इज अ इंटरनल फैक्टर और इंटरनल कंडीशन दैट टेंड्स टू इनिशिएट और सस्टेन एक्टिविटी। कोई भी आंतरिक कारक या कोई भी आंतरिक स्थिति जो किसी भी कार्य को शुरुआत करने में और उसको बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती है, वो सभी गतिविधियां, वो सभी एक्टिविटीज मोटिवेशन के अंदर आती हैं। इनका मानना था, गिलफर्ड की डेफिनेशन को अगर हम और स्पेसिफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने बोला कि हमारे अंदर ही कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए, शुरुआत करने के लिए और उसको निरंतर बनाए रखने के लिए प्रमोट करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, और ये जो कारक होते हैं ये सभी हमारी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक और डेफिनेशन हम देखना चाहते हैं, उन्होंने वो गुड ने दी। गुड ने बताया मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटी। इनकी डेफिनेशन कुछ कुछ गिलफर्ड से मिलती है, क्योंकि गुड ने भी अपनी डेफिनेशन के अंदर बोला किसी भी प्रक्रिया की शुरुआत करना, उसको बनाए रखना और उसको नियंत्रित करना, ये सारी जो गतिविधियां हैं वो मोटिवेशन के अंतर्गत आती हैं। या अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी गतिविधि को प्रारंभ किया जाता है, उसको बनाए रखा जाता है और उसको नियंत्रित किया जाता है। ये गुड की डेफिनेशन थी। तो इन सभी डेफिनेशन के बेस पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि मोटिवेशन एज इंटरनल प्रोसेस विच स्पर्स ऑन द सेटिस्फाई सम नीड्स। इन सारी डेफिनेशंस के आधार पर हमें यह पता चलता है कि मोटिवेशन हमारे अंदर ही होने वाली एक इंटरनल प्रोसेस है जो हमारी कुछ नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती है, हमारी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनरेट होती है इंटरनली। वो जो प्रोसेस है वो मोटिवेशन कहलाती है। अब बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, या मोटिवेशन साइकिल जो होता है वो कैसे बनता है, क्या होते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली जो मोटिवेशन साइकिल है इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है नीड, दूसरा होता है ड्राइव और तीसरा होता है इंसेंटिव। पहला जब हम बात करते हैं नीड की यानी आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब यह होता है कि जब भी किसी कार्य को किया जाता है या कोई उद्दीपन मिलता है तो वो उद्दीपन का प्रारंभ तब होता है जब हमें उसकी आवश्यकता महसूस होती है। अगर हमें किसी काम की जरूरत नहीं है तो हम किसी काम को करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर कोई भी कार्य ऐसा है जो हमारे लिए फायदेमंद है और हम उसको करना चाहते हैं, उसकी हमें जरूरत है, तभी हम उस कार्य को करना प्रारंभ करने का मन बनाते हैं, शुरुआत करने का मन बनाते हैं। तो ये जो आवश्यकता होती है ये एक पहला फैक्टर होती है कि जब तक आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं उस काम को करने के लिए। ये एक बेसिक सा ह्यूमन टेंडेंसी भी बोल सकते हैं इसको, कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तब हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है तो हम उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। तो वही चीज यहाँ पर आवश्यकता बताई गई है कि जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो पहला फैक्टर जो आता है या पहला कंपोनेंट जो आता है वो है नीड या आवश्यकता। नीड क्या है वास्तव में? नीड इज एन फिजिकल स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी और एक्सेस। किसी भी चीज की, किसी भी स्थिति की कमी या अधिकता, उसकी आवश्यकता है। या तो किसी चीज की कमी हो जाए तो भी हमें आवश्यकता होगी उस चीज को पूरा करने के लिए, और अगर कोई चीज एक्सेस में है, जरूरत से ज्यादा है, तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए उसको बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आवश्यकता तो होगी, अगर कमी होगी तो भी होगी, और अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा है तो भी होगी। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे वी हैव टू ईट इफ वी नीड एनर्जी। अगर हमें एनर्जी की जरूरत है, हमारे शरीर को ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, हमें कमी महसूस हो रही है, हम थोड़ा डल महसूस कर रहे हैं, डेफिशिएंसी महसूस हो रही है, इसका मतलब हमें खाना खाने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी के एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि जहां हमने बोला था कि किसी चीज की कमी या अधिकता, तो कमी किसकी हुई? एनर्जी की। एनर्जी की कमी होने के कारण हमें आवश्यकता किस चीज की पड़ी? खाना खाने की। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से एक्सेस का एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन के बाद में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, और अगर इनको टाइमली बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता है तो ये हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। इसलिए एक्सेस में हो गए ये हमारी बॉडी के अंदर, जरूरत से ज्यादा हो गई ये सब्सटेंस, तो भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हम इसको बैलेंस कर सकें। तो यहाँ पर ये तब भी हमें आवश्यकता है कि हम उस चीज को बाहर निकालें।
तो यहाँ दो एग्जाम्पल हमने लिए, जिसमें एक में हम बताया कि कमी होती है तब भी हमें नीड होती है, और दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो भी उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कम करने की हमें नीड या आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि नीड बेसिकली होती कितने प्रकार की हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नीड्स। नंबर 1 प्राइमरी नीड, नंबर 2 सेकेंडरी नीड। प्राइमरी नीड्स आर दो नीड्स विच आर इनहेरिटेंट लाइक हंगर, थ्रस्ट, स्लीप एटसेट्रा। कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो हमारी जन्मजात होती हैं, जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। जैसे भूख लगना, अगर एनर्जी लेवल बॉडी में कम हो रहा है तो आपको भूख लगेगी। कम लिक्विड का लेवल कम हो रहा है बॉडी के अंदर, पानी कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया है तो आपको प्यास लगेगी, थ्रस्ट महसूस होगा। अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हो तो आपको नींद आने लगेगी। ये इनहेरेंट चीजें हैं जो जन्मजात होती हैं, इनको पैदा नहीं किया जा सकता। तो ये आवश्यकताएं जो है ये जन्मजात आवश्यकताएं होती हैं, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं, ये प्राइमरी नीड्स कहलाती हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी नीड्स। सेकेंडरी नीड्स या द्वितीयक आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम एनवायरमेंट से गेन करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हो गए, रहने के लिए जगह हो गई, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना ह्यूमन की बेसिक नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा मकान। तो जो रोटी कपड़ा मकान में भूख वाली बात आ गई, प्यास वाली बात आ गई, वो तो हमारी प्राइमरी नीड्स में हो गई। लेकिन रहने के लिए जो हमें एनवायरनमेंट से शेल्टर खुद बनाना पड़ेगा, मकान खुद बनाना पड़ेगा, ये हमारी सेकेंडरी नीड के अंदर आता है। तो नीड एक ऐसा फैक्टर है जिसकी डेफिशिएंसी या जिसकी जरूरत से ज्यादा मात्रा दोनों में ही कंट्रोल करने का या बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर के स्टेप पर पहुंचते हैं, वो है ड्राइव। ड्राइव या चालक, इसे हिंदी में प्रणोद भी कहते हैं। प्रणोद का मतलब होता है, या चालक का मतलब होता है मूव करना। अब आपको आवश्यकता महसूस हुई किसी काम को करने की पहले स्टेप में, तो अब आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप में उस काम को करने की शुरुआत करोगे। वो काम कैसे होगा ये देखोगे। तो ये जो सेकंड स्टेप है ड्राइव, इसके अंदर किसी कार्य को संपादित किया जाता है। When need originates, the person activity is also increases. जब जरूरत होती है तो कार्य करने की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। पर्सन बिकम मोर एक्टिव, व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और कई बार टेंशन में भी आ जाते हैं पहले की अपेक्षा, क्योंकि वो काम उनका पूरा होना समय पर बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, उसमें सेलेक्ट होना है, तो आपका जो नीड है वो है एक अच्छी जॉब लेना, वो आपकी नीड है। उस नीड के लिए आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, वो आपकी ड्राइव है। आपने अपने कोर्स को सेलेक्ट करा और उसके बाद आपने किताबें पढ़ना शुरू किया, वो आपकी ड्राइव है। और जब आप किसी पोस्ट पर पहुंच जाते हो सेलेक्ट होकर के, तब वो आपका इंसेंटिव कहलाता है। ये एक साइकिल बनाता है, वो हम आगे बात करेंगे। जब हम ड्राइव की बात कर रहे हैं तो एक डेफिनेशन यहाँ पर है सर्टेन की, 1973 में उन्होंने दी। उन्होंने कहा द वर्ड ड्राइव रेफर्स टू स्टेट of tension or activity that is aroused by one of these needs. किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं के कारण अगर उसमें किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति या किसी कार्य को करने के लिए गति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह क्रिया चालक या ड्राइव कहलाती है। ये ड्राइव का मतलब है। दूसरे शब्दों में बोला जाए, आवश्यकता होगी तो प्रणोद होगा, क्योंकि उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो प्रयास करेंगे वो सभी प्रयास चालक या प्रणोद के अंतर्गत या ड्राइव के अंतर्गत आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी को पहले वाले एग्जाम्पल के थ्रू ही हम देखेंगे। जैसे इफ अवर बॉडी नीड्स एनर्जी देन हंगर एक्ट एज ड्राइव विच मोटिवेट्स पर्सन टू डू वर्क। पहले हमने एग्जाम्पल देखा था कि जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, नीड होती है एनर्जी की, तो हम खाना खाते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमें एनर्जी की जरूरत है, उसका पता लगाने के लिए काम आती है हंगर। हंगर वो चीज है जो हमें मोटिवेट करती है कि अब हम कुछ खाएं। अब हमें भूख लग रही है, हमें एनर्जी का लेवल कम जा रहा है, या हमें प्यास लग रही है और प्यास की वजह से हमारा वाटर लेवल बॉडी का कम हो रहा है, तो हमें और पानी पीना चाहिए या लिक्विड लेना चाहिए। ये चीज हमें जो बताती है वो बताती है हंगर या थ्रस्ट। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है वो है नीड हमारी जो कम हुआ, और उसको फुलफिल करने के लिए हमने डायरेक्शन में जिस तरफ मूव किया वो थी हंगर, जिसने हमें ये बताया कि अब आपको खाना खाना है। तो यहाँ पर हंगर जो है वो ड्राइव की तरह काम करेगी। और तीसरे नंबर पे आएगा खाना, जो आप खा रहे हो वो आपका इंसेंटिव है। इंसेंटिव का मतलब हो गया प्रोत्साहन, यानी आपने यहाँ से चले, नीड थी, एक कदम आगे बढ़े तो आपका ड्राइव हुआ। अब उससे एक कदम आपने खाना खाने के लिए आगे बढ़े तो आपका जो खाना है वो आपके लिए प्रोत्साहन है, एक तरीके से रीइंफोर्समेंट है।
जिसको खाने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाओगे। तो थर्ड नंबर का जो हमारा कंपोनेंट है वो है इंसेंटिव या प्रोत्साहन। इट इज द थर्ड स्टेप विच अट्रैक्ट्स पर्सन एंड आफ्टर दैट नीड बिकम फुलफिल। ये वह प्रक्रिया है जिसके बाद में हमारी जो नीड है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि खाना आपने खा लिया तो आपकी जो नीड थी एनर्जी की वो फुलफिल हो गई। नीड एनर्जी थी ना हमारी पहले, तो वो फुलफिल हो गई। इसलिए जब हमें इंसेंटिव मिलते हैं तो हमारी जो नीड है वो फुलफिल हो जाती है और जो ड्राइव है वो भी कम हो जाती है। अब आपको हंगर कम लगेगा। जब आपने खाना खा लिया तब आपको भूख कम लगेगी, तो वो भूख की मात्रा पहले से अपेक्षा कम होती चली जाएगी। तो जो आपका ड्राइव है वो भी रिड्यूस होता चला जाता है और नीड तो फुलफिल हो ही जाती है। तो इंसेंटिव क्या होता है, ये ड्राइव को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि जब ड्राइव होगी तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा, आप काम कर पाओगे, आप सेटिस्फाई कर पाओगे अपने आप को। तो ये बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। लेकिन ये काम कैसे करते हैं, एक रे डायग्राम यहाँ पर हमने इसका दिया है। जैसे एनर्जी है वो नीड की तरह काम करती है, हम पहले देख चुके हैं। हंगर जो है वो ड्राइव की तरह काम कर सकती है और जो फूड है वो इंसेंटिव की तरह काम करता है। यानी जब फूड मिल जाएगा तो आपकी नीड भी फुलफिल हो जाएगी, तो आपका ड्राइव जो है वो भी कम हो जाएगा पहले से और वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ये एक पूरा साइकिल चलता रहता है। इस पूरी साइकिल को मोटिवेशन साइकिल कहते हैं, जिसमें नीड, ड्राइव और इंसेंटिव एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। इंसेंटिव मिलने के बाद आपकी वो नीड तो खत्म हो जाती है, लेकिन दूसरी नीड डेवलप हो जाती है, फिर आप उसके लिए ड्राइव करते हो, देन इंसेंटिव आता है, फिर अगली नीड डेवलप हो जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। अब बोरिंग, लैंगफील्ड और फील्ड ने इसके लिए कुछ बात कही। उन्होंने बोला, एन इंसेंटिव मे बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट or an situation or activity which excite, maintain and directs behavior। बोरिंग, लैंगफील्ड और फील्ड ने अपने एक डेफिनेशन दी इंसेंटिव या प्रोत्साहन की। उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं आती हैं, वह सभी वस्तुएं आती हैं, वे सभी स्थितियां आती हैं या क्रियाएं आती हैं जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर व्यवहार के करने के लिए उत्तेजित करते हो, उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हो और उसको निर्देशित करते हो कि वो कैसा व्यवहार करे। ये सारी प्रक्रियाएं इंसेंटिव के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव आर क्लोजली रिलेटेड। हमने देख लिया था पहले कि एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे नीड है, यहाँ पर इस साइकिल के थ्रू हम देख रहे हैं, ये नीड है, यहाँ पर नीड हुआ तो ड्राइव होगी। ड्राइव होने के बाद आपके अंदर कोई इंटरनल फोर्स या टेंशन काम करेगा कि मैं अब इस चीज को सेटिस्फाई कैसे करूं। यहाँ हंगर है, ड्राइव, अगर तो मैं इसको सेटिस्फाई कैसे करूं, आपके अंदर इंटरनल फोर्स लगेगा। जब आपको इंटरनल फोर्स लगेगा तो आप इंसेंटिव की तरफ मूव करोगे। इंसेंटिव मतलब खाना मिला, यहाँ पर जो एग्जांपल हमने लिया उसमें हमने फूड लिया है इंसेंटिव। जब आप इसकी तरफ मूव करोगे तो अब आपने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद क्या होगा कि आपका जो गोल था वो अचीव हो गया। अब आपका प्रेशर भी कम हो गया, आपको प्लेजर महसूस हो रहा है। अल्टीमेटली वो एक स्टेप तो खत्म हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब दूसरी नीड जनरेट होगी और ये साइकिल दोबारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये साइकिल मोटिवेशन साइकिल कहलाती है। अब आगे बात करते हैं कि मोटिवेशन बेसिकली होता कितने प्रकार का है। तो ब्रॉडली अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसे नेचुरल मोटिवेशन भी कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसे अननेचुरल मोटिवेशन भी कहते हैं। अब इसे नेचुरल मोटिवेशन क्यों कहते हैं या इंटरनल मोटिवेशन से क्या मतलब है? तो इंटरनल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल मोटिवेशन वो फैक्टर्स होते हैं जो एक पर्सन के अंदर खुद को मोटिवेट करने के काम में आते हैं। जैसे मैं खुद अपने किसी काम को करने के लिए सेल्फ मोटिवेट होती हूँ, कुछ एग्जाम्पल सोचती हूँ या किसी का लाइव एग्जाम्पल अपने दिमाग में लेकर आती हूँ, अभी उसने ये काम किया था, उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह से किया था, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती इस काम को। अगर आप ऐसा सोचते हो, अपने इंटरनल फैक्टर्स आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपको मोटिवेट करने के लिए, तो ऐसा जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनल मोटिवेशन या नेचुरल मोटिवेशन कहलाता है। These factors are internally related to a person. This type of motivation basically focuses on discovery, invention, curiosity, creativity, etc. क्योंकि जब आप इंटरनली किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हो तो आप कुछ नई खोज भी करते हो, कुछ नया अन्वेषण करते हो, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, कुछ सृजनात्मकता, कुछ ही काम को नए तरीके से करने की एक
नियत पैदा होती है, वो सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप कुछ नया करना चाहते हो, नया खोजना चाहते हो। तो जो भी डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होती हैं, या जो लोग क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं, वो इंटरनली मोटिवेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें ये काम बेटर वे में किस तरीके से करना है। तो उन्हें किसी बाहर के पर्सन की ज़रूरत नहीं है कि कोई आकर उन्हें बोले कि भाई तुम इस काम को करो, तभी वो करेंगे। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो। इसीलिए ऐसे व्यक्ति खोज करने में या अपनी जिज्ञासाओं के लिए नया नया कुछ ढूंढने में, अपनी सृजनात्मकता को नए चरण देने में, ऐसे कामों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग, क्योंकि आप इंटरनली मोटिवेट होगे, जब आपका मन होगा किसी काम को करने का तभी आप उस काम को कर पाओगे। अगर आपका मन नहीं है तो आप किसी काम को नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप इफेक्टिव लर्निंग करना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो, तो सीखने के लिए इंटरनल मोटिवेशन या नेचुरल मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपको रेडी करता है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए आपको तैयार करता है। और जब आपका मेंटल सेटअप इस तरीके का होता है कि अब आप सीखने के लिए रेडी हो, तो आपकी लर्निंग भी इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी, नीड ऑफ अचीवमेंट, किसी चीज़ में आपको चिंता है किसी भी प्रकार की, तो वो आपको उस चिंता को सेटिस्फाई करने के लिए आप कोई काम करना पसंद करोगे। या नीड ऑफ अचीवमेंट, अपनी क्लास में अच्छी परसेंटेज लेकर आना चाहते हो, या कोई ग्रेड लेना चाहते हो, फर्स्ट ग्रेड आना चाहती है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहली बार में फाइट करना चाहते हो। जो भी अचीवमेंट आप लेना चाहते हो, उसके लिए मैं इस काम को कैसे करूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, अगर आप इंटरनली ऐसा सोचते हो तो वो आपका जो है इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। नीड ऑफ एफिलिएशन, संबद्धता का जो आवश्यकता होती है वो, या लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ये सारी चीजें जो है वो इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की या नेचुरल मोटिवेशन की। नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल यानी इंटरनली फैक्टर इसमें रोल प्ले नहीं करते, बल्कि कोई बाहर से ही कोई ऐसा फैक्टर होता है जो हमें मोटिवेट करता है। अब वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो किसी भी चीज को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके, या किसी घटना के द्वारा अगर हम उत्प्रेरित हो जाते हैं और काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वो सभी फैक्टर एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं। These factors are not related to a person internally. This type of motivation is influenced by other. It focuses on reward और punishment. हाँ, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है इसके अंदर रिवार्ड और पनिशमेंट वाली बात होती है, क्योंकि जब आप इंटरनली अपने आप को दोगे तो आप रिवार्ड और पनिशमेंट नहीं देते हो, लेकिन जब कोई बाहर से आपको किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट कर रहा है कि भाई आपको ये काम करना है, हम तुम्हें ये प्राइज देंगे। छोटे बच्चों का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई बच्चा सीख नहीं रहा, कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, और हम उसको कोई पर्टिकुलर चीज़ याद कराना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि आप ये याद करके बताओ हमें, ये चीज़ हम आपसे पूछेंगे, अगर आपने हमें बता दिया तो हम आपको उसके लिए कुछ प्राइज देंगे या कुछ टॉफीज, चॉकलेट्स देंगे, जो भी आप देते हैं। तो ये एक रिवार्ड और पनिशमेंट वाली जो बात होती है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंतर्गत होती है, जो इंटरनल मोटिवेशन में नहीं होती। इसके एग्जाम्पल है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, किसी सलाह लेना, ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो सभी एक्सटर्नल या नेचुरल मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोटिवेशन की, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली बात तो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि मोटिवेशन इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। इंटरनली है तो इसमें कॉग्निटिव से ले अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों डोमेन काम करते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें मनोविज्ञान काम करता है। आपकी रुचि अगर होती है तो आप कार्य को करने के लिए मोटिवेट ज़्यादा होते हो, आपकी क्षमता होती है तो आप ज़्यादा मोटिवेट होते हो, और आपका इंटरेस्ट होता है तो आप ज़्यादा मोटिवेट होते हो, या फिर आपके यूज़ की होती है कोई चीज़ आपके लिए यूज़फुल है तो आप ज़्यादा सीखने के लिए मोटिवेट होते हो। तो कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। तो पहला जो फैक्टर मेन इसका कैरेक्टर है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। दूसरी बात होती है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मोटिवेशन कंटिन्यू, अगर किसी काम को आपको बढ़ाना है, उसको काम को कंटिन्यू करना है, तो मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक काम पूरा होने के बाद उससे रिलेटेड आप और अचीव करना चाहते हो। आपने एक लेवल पास कर लिया, उसके बाद आप और आगे अच्छा करना चाहते हो, उससे बेटर करना चाहते हो, तो वो मोटिवेशन एक कंटिन्यूटी में चलता रहता है, क्योंकि आपको कुछ नया करने के लिए, आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तीसरी बात आती है कॉम्प्लेक्स है, अनप्रिडिक्टेबल है।
इतना आसान नहीं है अपने आप को मोटिवेट कर पाना। सेल्फ मोटिवेशन भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम कई बार काम तो कर लेते हैं लेकिन उसमें हम अपने आप को इतनी अच्छी तरह से मोटिवेट नहीं कर पाते, या कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें मिला है तो उसके बारे में भी हम 100% नहीं कह सकते कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। आप सामने वाले किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस होकर, मोटिवेट होकर के किसी काम को कर पा रहे हो, इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं होती। तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट है इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ये व्यवहार में परिवर्तन जरूर करता है, क्योंकि इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, अगर आपने उसको बहुत गहराई से समझा है तो वो आपके व्यवहार में परिवर्तन जरूर लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बड़े व्यक्ति की या किसी सफल व्यक्तित्व के बारे में आप ये कुछ अच्छी बातें सीखते हैं और उसको अपने व्यवहार के अंदर धारण करते हैं कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ आगे जाके, तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा या पंक्चुअलिटी लेनी पड़ेगी अपनी डेली एक्टिविटीज़ में। जो भी आप चीज़ें फॉलो करते हैं वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। या फिर आपने किसी से कोई ऐसी घटना कहीं देखी है जिसके कुछ अच्छी चीजें आप अपने अंदर धारण करना चाहते हो, या कोई मूवी देखी या किसी का कोई एग्जाम्पल आपने सुना, तो वो सारी चीजें आप अपने व्यवहार के अंदर अगर आप लेके जाते हो तो ये आपके व्यवहार में परिवर्तन लेकर आती हैं। तो मोटिवेशन के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव है। किसी क्लास में नोटोरियस बच्चा है बहुत ज्यादा और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप क्लास को, लेकिन आप उसको मोटिवेट करते हो कि बेटा आपने ये काम इस तरीके, आप इतना उधम नहीं बचाओगे या कंट्रोल रहोगे या आप पढ़ाई अच्छी करोगे तो आपको उसके लिए कुछ प्राइज मिलेगा, या एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो वो आप एक हद तक उस व्यवहार को, उस व्यक्ति के व्यवहार को, उस बच्चे के व्यवहार को परिवर्तन करने के बारे में सोच सकते हो कि ऐसा हो सकता है। 100% होगा या नहीं इस चीज की श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। अगली बात आती है, जो मोटिवेशन होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में आप किसी भी काम को करने के लिए तत्पर होते हो, अच्छे से उसको करके आगे प्रमोट करते हो उस काम को और अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हो, आप और बेहतर होने की कोशिश करते हो। लेकिन वही नेगेटिव वे में भी जाता है कि कई बार हम इसका एग्जाम्पल लूं कि कोई बुरी आदत या कोई लत आपको पड़ गई और किसी व्यक्ति ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं आप इस काम को करके देखो, ये बहुत प्लेजर महसूस होता है, ये ऐसा होता है, उसने आपको कुछ मोटिवेट किया और आपने उस काम को कर लिया, तो वो आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा नहीं बल्कि और को नीचे और ले जाएगा। तो ये नेगेटिव वे में भी होता है, पॉजिटिव वे में भी होता है। तो आपको ये समझना होता है कि वास्तव में आपको जो मोटिवेशन दिया जा रहा है, जो पर्सन आपको मोटिवेशन दे रहा है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए दे रहा है या आपको और गड्ढे में ले जाने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पर मोटिवेशन दोनों तरीके से अपना रोल प्ले करता है। अब आगे बात करते हैं कि मोटिवेशन की लर्निंग में क्या रोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोटिवेशन और लर्निंग एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। लर्निंग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है प्रॉपर मोटिवेशन का। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट का। कैसे करते हैं, क्या क्रिया होती है, आइए बात करते हैं। मोटिवेशन इंक्रीजेस लर्निंग एंड मेक इट मोर स्टेबल। जैसे हमने बात की, अगर आप अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव या एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों वे में आप मोटिवेट होते हो। अगर आप इंटरनली मोटिवेट हो तो भी आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी, लेकिन आप अगर एक्सटर्नली मोटिवेट हो और राइट पर्सन के थ्रू राइट तरीके से आपको मोटिवेट किया गया है तो भी आपकी लर्निंग इंक्रीज होगी। तो ये लर्निंग से डायरेक्ट रिलेट करता है। और ये जो लर्निंग होती है, जो मोटिवेशन के बाद आती है, ये ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि हम किसी चीज़ से जब मोटिवेट होकर के सीखते हैं, अभिप्रेरित होकर के सीखते हैं, तो हमारा ज्ञान जो होता है वो स्थायी हो जाता है। दूसरी बात, इट मेक्स लर्नर एक्टिव। इसमें चूंकि मोटिवेट हो गया है व्यक्ति, बच्चा मोटिवेट हो गया है, अब अभिप्रेरित हो गया है, तो वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय रूप से सीखने के लिए तैयार हो जाता है। एंडरसन ने यही कहा कि लर्निंग विल बी प्रोसीड बेस्ट इफ मोटिवेटेड। अगर आप लर्निंग बेस्ट वे में कराना चाहते हो तो आप मोटिवेट कर दो बच्चों को सीखने के लिए भी प्रेरित कर दो, वो अपने आप सीख जाएंगे, वो अपने आप नया करने की कोशिश करेंगे। तो एंडरसन की डेफिनेशन यहाँ बिल्कुल सही महसूस होती है कि अगर आप लर्निंग इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो मोटिवेशन बेस्ट अपना रोल प्ले कर सकता है। इसी वे में वुडवर्थ ने कहा कि अचीवमेंट तब आता है जब एबिलिटीज के साथ मोटिवेशन जुड़ जाता है। हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी एबिलिटीज होती है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर मोटिवेशन मिला है, प्रॉपर डायरेक्शन उसको दी गई है, गाइडेंस उसको दी गई है, सही तरीके से मोटिवेट किया गया है, तो उसका अचीवमेंट का लेवल इंक्रीज हो जाता है।
उसके अचीवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप हायर अचीवमेंट चाहते हो तो जहाँ एबिलिटीज अपना रोल प्ले करती हैं वहाँ मोटिवेशन भी अपना रोल प्ले करता है। इट इन्फ्लुएंस लर्नर टू लर्न द टॉपिक कम्प्लीटली। ये बीच में टॉपिक नहीं छोड़ते ऐसे व्यक्ति जो मोटिवेट होकर के सेल्फ मोटिवेट होते हैं या किसी पर्सन के थ्रू मोटिवेट होते हैं। ये किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करके ही उसको फिनिश करते हैं पूरा। दूसरा, गुड हैबिट्स इससे डेवलप की जा सकती हैं मोटिवेशन के थ्रू। हमने अभी बताया बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण जो है वो अभिप्रेरणा के द्वारा किया जा सकता है, उदाहरण देकर किया जा सकता है। टीचर कैन मोटिवेट लर्नर टू टेक पार्ट इन वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज एंड सोशल वर्क एटसेट्रा। टीचर जहाँ बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज को डेवलप करता है, स्किल्स को डेवलप करता है, साथ ही साथ वो बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज या सोशल वर्क की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, ताकि उसके अंदर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड या फिर स्किल्स के साथ साथ डिफरेंट टाइप की सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज का भी डेवलपमेंट हो सके। ये सब मोटिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, क्या भूमिका निभाता है ये लर्निंग में। तो बात हम इसकी पहले ही कर चुके हैं, इसको यहाँ पर एक ब्रीफ देख रहे हैं। टू क्रिएट अ विल टू लर्न, किसी व्यक्ति को सीखने की इच्छा जागृत होती है, वो सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू होती है। एक अंदर से सीखने की ललक पैदा हो जाती है, उसको करने के लिए मोटिवेशन अपना रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ज़्यादा सीखने के लिए, लर्निंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये अपना रोल प्ले करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग, जहाँ लर्निंग हो रही है उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, उसकी निरंतरता के लिए भी मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही चेंजेस चाइल्ड बिहेवियर, ये हमने बात देख ही ली थी पीछे कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है मोटिवेशन की। इट हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि जब आप सही तरीके से किसी को गाइड करते हो, अभिप्रेरित करते हो, तो वो पूरा मस्तिष्क अपना उस काम में लगाता है, दिमाग उसका डेवलप होता है। तो ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप खुश होकर के किसी काम को करते हो तो ज़्यादा अच्छी लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग उससे होती है। हेल्पफुल इन कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल दे रहे हो या उसको सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद वो क्या क्या सीख रहा है, किस तरीके से अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहा है, इन सारी चीज़ों से उसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी होता है। क्योंकि यहाँ तीनों डोमेन पे वो अपना काम करता है डेवलपमेंट का, इसलिए ओवरऑल उसका कैरेक्टर डेवलप होता है, अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। टू अपग्रेड एस्पिरेशन लेवल, आकांक्षा का स्तर बहुत बढ़ जाता है, अब नया कुछ और सीखने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होने लगती है। साथ ही साथ टू डेवलप हेल्दी कंपटीशन, किसी व्यक्ति के साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के निर्माण के लिए अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। कंपटीशन अगर हम बच्चों के अंदर कराना चाहते हैं तो वो कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का द्वेष भाव एक दूसरे के साथ ना हो। हाँ, जीतने की इच्छा दोनों पक्षों में हो, लेकिन उसके लिए वो किसी भी प्रकार की गलत नीति नहीं अपनाए। ऐसी भावना हम अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चों के अंदर जागृत कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग हम बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मोटिवेशन अगर आपने प्रॉपर वे में दिया है तो बच्चा डिसिप्लिन वे में काम करेगा। अगर आपने मोटिवेशन ही सही तरीके से नहीं दिया है तो फिर हम डिसिप्लिन की उम्मीद नहीं कर सकते ज़्यादा। साथ ही साथ टू डेवलप अटेंशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो ये तो हमने पहले ही बात करी थी कि अगर उसकी इच्छा है, उसका ध्यान है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना, इन सारी चीज़ों में जो है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेटिंग द लर्नर, अध्यापक की क्या भूमिका होती है जो बच्चे हैं उनको अभिप्रेरित करने में। तो पहला, क्रिएट इंटरेस्ट। कई टॉपिक ऐसे होते हैं, कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, तो अपनी टीचिंग के साथ साथ, अपनी टीचिंग स्किल के साथ साथ जो टीचर है वो बच्चों को मोटिवेशन के थ्रू भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है बच्चों के अंदर, उनको मोटिवेट कर सकता है, उनको कुछ एग्जाम्पल दे सकता है, या फिर एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको बता सकता है, कुछ रिवॉर्ड्स रख सकता है, जो भी वो एक्टिविटी कंडक्ट कराते हैं इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रॉपर रीइंफोर्समेंट जो है वो बच्चों को अगर दिया जाता है, जैसे हमने बात की थी रिवॉर्ड या की बात की थी, अगर प्रॉपर रीइंफोर्समेंट बच्चों को मिलता है तो वो भी लर्निंग इफेक्टिव होती है, उससे टीचर का रोल होता है इसमें। साथ ही साथ टीचर जो है वो इम्पार्शियल हो, किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करे किसी भी बच्चे के साथ, और सबको इम्पार्शियल होकर के अगर मोटिवेट करता है तो बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं।
फोर्थ है इसका पॉइंट, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। जो टीचर है उसको क्लास में हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते समय या पढ़ाते समय चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को काम में लेना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब हो गया वो सभी शिक्षण विधियां या वो सभी शिक्षण नीतियां काम में ली जाएं जिससे बच्चा सीख पाए, जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, जिसमें स्टूडेंट को एक्टिव रखने की बात की जाए और टीचर का रोल केवल उसको सपोर्ट करने का हो, उसको गाइड करने का हो, उसको डायरेक्शन देने का हो। इसी के साथ साथ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन की जो भावना है वो टीचर बच्चों के अंदर जागृत कर सकता है कि हमारी क्लास के सभी बच्चों के अंदर हम एक कंपटीशन रख रहे हैं और लेकिन सारे बच्चे उसमें बहुत मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे। अगर किसी को कहीं कोई परेशानी आती है तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसके आधार पर हम कंपटीशन का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ऐसी बात करके हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट बच्चों के अंदर डेवलप की जा सकती है। टीम वर्क, कोऑपरेशन और अदर सोशल स्किल्स को भी डेवलप किया जा सकता है। टीचर अपने भूमिका निभाता है क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर क्लास में टीम वर्क कराना या बच्चों को कोऑपरेशन सिखाना ये टीचर का ही काम होता है क्लास में, क्योंकि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जहाँ बच्चा 5 से 6 घंटे तक रह रहा है तो वो सबसे ज़्यादा टीचर के कांटेक्ट में आता है। तो जहाँ हम अपना बेस्ट वे में बच्चों को सिखाने का काम कर सकते हैं वो एक स्कूल है। इसलिए टीम वर्क और ये कोऑपरेशन, सोशल स्किल्स, ये सब टीचर बहुत अच्छे से सिखा सकता है, मोटिवेट कर सकता है बच्चों को सिखाने के लिए। साथ ही साथ प्रोजेक्ट और असाइनमेंट देकर भी बच्चों को अभी प्रेरित किया जा सकता है नया काम करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी मोटिवेशन को लेकर। अभी प्रेरणा क्या होती है, किस प्रकार कौन कौन से कारक हैं जो भूमिका निभाते हैं, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, या फिर इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, ये सब हमने बातें की। और मैं समझती हूँ कि आपके समझ में ये टॉपिक कुछ आया होगा। अगर आपके को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम इसी तरह के और वीडियो के साथ फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।